जब किसी इंसान से उसकी जमीन छीन ली जाए, उसका सम्मान रौंद दिया जाए और उसके अपने बिछड़ जाएं, तो वो इंसान कानून की किताब नहीं पलटता, वो सीधे अपना हिसाब लेता है। आज जिस शख्स की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, दुनिया उसे चोर समझती थी, लेकिन तकदीर ने उसे एक ऐसी राह पर खड़ा कर दिया जहां उसे अकेले पूरे सिस्टम से टकराना था। धोखा, दर्द, जुर्म और इंसाफ, सब कुछ एक साथ। फिल्म का नाम है कारा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और दमदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से। दो शख्स, मुर्गेश और कारा स्वामी, किसी सुनसान घर की तरफ बढ़ रहे हैं। मुर्गेश पहली बार इस रास्ते पर आया है, घबराया हुआ, अनजान। लेकिन कारा, वो इस काम का माहिर है। चोरी उसकी जिंदगी का सबसे पुराना हुनर है, शायद इकलौता हुनर। घर के बाहर पहुंचने से पहले दोनों ने अपने जिस्म पर बाम मला ताकि कुत्ते सूंघ न सकें। हाथों पर गोंद लगाया ताकि उंगलियों के निशान न छूटे। हर कदम सोचा हुआ, हर चाल आजमाई हुई। कारा ने ताले में बारूद भरा, एक हल्का धमाका हुआ और दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें ढेर सारा माल मिला। कारा मुर्गेश को बारीकियां समझाता जा रहा था, जैसे कोई उस्ताद अपने शागिर्द को सिखा रहा हो। तभी कारा ने बाहर की आहट पकड़ी, खिड़की से झांका और रुक गया। बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। भागने का एक ही रास्ता था, ऊपर की एक छोटी खिड़की। मुर्गेश ने गुजारिश की, पहले मुझे निकालो। कारा ने उसे बाहर धकेला और मुर्गेश, वो भागा अकेला। अब कारा अकेला था, घिरा हुआ। एक एक करके जो भी अंदर आया, कारा ने उससे लोहा लिया। मुक्कों और लातों से कई लोगों को धराशायी किया। लेकिन जब बाहर निकला तो सैकड़ों हाथ उसका इंतजार कर रहे थे। कारा पकड़ा गया। थाने में कारा को उल्टा लटकाकर पीटा जा रहा था। दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर हार नहीं थी। तभी वहां आई सैली। वो कारा से मोहब्बत करती थी, दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि कारा चोर हो सकता है। इधर शहर में खबर फैली, पासी के गांव में MLA के घर चोरी की कोशिश हुई, चोर पकड़ा गया। ये खबर जब DSP भरतन के कानों तक पहुंची तो उसकी आंखें चमक उठी। रिटायरमेंट नजदीक था। जिंदगी में एक भी बड़ा किस्सा नहीं था जिसे वो याद कर सके। उसने सोचा, MLA का मामला, मीडिया आएगी, नाम होगा, यह केस मुझे चाहिए। भरतन जेल पहुंचा और कारा को एक अजीब प्रस्ताव दिया, मैं रिपोर्ट लिखूंगा कि मैंने बड़ी बहादुरी से तुम्हें पकड़ा, तुम चुपचाप रहो। कारा ने यह सुना, एक पल रुका, फिर भरतन के इतने करीब आया कि वो समझ नहीं पाया और उसे बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद कारा ने पूरी जेल की बत्ती गुल की और अंधेरे में गायब हो गया। कारा फरार। गांव की चौपाल पर कारा के पिता लोगों को समझा रहे थे, पंजाब फाइनेंस बैंक ने हम सबके साथ धोखा किया है। उन्होंने लालच दिखाया, हमने आंखें बंद करके भरोसा कर लिया, लेकिन अपनी जमीन मत बेचो, यह हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है। तभी वहां कारा आ गया। बाप बेटे के बीच जो बात हुई वो दोनों के लिए बहुत भारी थी। कारा ने पिता को सब कुछ सच बता दिया कि वो गांव जमीन बेचने के इरादे से आया था ताकि पैसे लेकर होटल खोल सके, और जब वो 16 साल का था तब भी पैसे न मिलने पर उसे घर से चोरी करके भागना पड़ा था। यह सुनते ही पिता की आंखें भर आईं। उन्हें लगा था कि बेटा लौट आया है, लेकिन बेटा तो सिर्फ जमीन लेने आया था। यह दर्द बहुत गहरा था। तभी पोस्टमैन ने एक लिफाफा थमाया। कारा ने खोला। वो बैंक का नोटिस था। जमीन सीज होने वाली थी। कारा ने पिता को समझाया कि अभी भी जमीन बेच दें, वरना बैंक वाले खुद जब्त कर लेंगे। लेकिन पिता की नजर में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरे बेटे के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ? कारा वहां से चुपचाप चला गया। सैली ने कारा को समझाया, तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत है, उनके पास जाओ। अगली सुबह दोनों गांव पहुंचे। रास्ते में मुर्गेश मिला। कारा ने उसे दो टूक कह दिया, आज के बाद सामने मत आना। घर पहुंचे तो माँ खुशी से मिली। बहू को देखकर आंखें चमक उठी। फिर बोली, जाओ पिताजी से भी आशीर्वाद ले लो। कारा कमरे में गया। पिता सोए हुए लगे। उसने कंधा छुआ, वो जा चुके थे। माँ की चीख गूंज उठी। कारा पत्थर की तरह खड़ा रहा। जो करना था वो कर नहीं पाया, जो कहना था वो कह नहीं पाया। वक्त ने मोहलत नहीं दी। अब अंतिम संस्कार की बात आई। पिता की अपनी जमीन में दफनाया जाना था, लेकिन तभी बैंक के अफसर आ धमके, यह जमीन सीज हो चुकी है, यहाँ कुछ नहीं होगा। इधर पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही थी। पंजाब फाइनेंस बैंक का मैनेजर मुथू अपने कर्मचारियों को तालीम दे रहा था। गांव वाले भोले होते हैं, अनपढ़ होते हैं। कागज पर ऊपर सब साफ लिखो, लेकिन नीचे बारीक अक्षरों में ऐसे चार्ज डालो जो उन्हें कभी दिखे ही नहीं। ये लोग कर्ज चुकाते चुकाते मर जाएंगे, लेकिन हिसाब कभी बराबर नहीं होगा। यही मुथू का असली धंधा था, सालों से चल रहा था, और इसी धंधे ने पूरे गांव को तबाह कर दिया था। कारा और काशी उससे मिलने पहुंचे। काशी ने दर्द भरे लफ्जों में कहा, आप खुद गांव आए थे, सबको लोन दिलाया था, आज हर घर बर्बाद है। मेरे भांजे के पिता गुजर गए और उन्हें अपनी ही जमीन में दफन नहीं होने दे रहे आप। मुथू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, लोन चुकाओ, जमीन लो, बस इतना। काशी का खून खौल उठा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। कारा
कारा के सामने एक ऐसी मुसीबत थी जो किसी बेटे के लिए सबसे बड़ा दर्द होती है। बाप की लाश रखी है और दफनाने की जगह नहीं। तब उसके दिमाग में एक तकलीफ देह रास्ता आया। उसने अपने पिता की देह को लावारिस घोषित करवा दिया ताकि सरकारी अस्पताल उसे 7 दिन तक सुरक्षित रख सके। इन 7 दिनों में वो कर्ज चुकाएगा, जमीन वापस लेगा और फिर पिता को उन्हीं की मिट्टी में सुलाएगा। अस्पताल वालों को थोड़े पैसे दिए देह महफूज रखने के लिए। एक बेटे ने अपने बाप को लावारिस कहलवाया सिर्फ इसलिए कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। उस रात कारा के मन में एक बात साफ हो गई, जो बैंक गांव वालों को सालों से लूट रही है उसे लूटना जुर्म नहीं, इंसाफ है। कारा ने पहले एक गाड़ी चुराई, काम के लिए सवारी चाहिए थी। फिर पंजाब फाइनेंस की कई ब्रांचें घूमी, एक बैंक को निशाना बनाया, अंदर की खबर चाहिए थी, इसलिए वो और काशी अगले दिन सीधे बैंक में घुस गए, एक बड़े रकम जमा करने वाले ग्राहक बनकर। अफसर ने गर्व से बताया, हमारा लॉकर बेहद सुरक्षित है, अलार्म सिस्टम है, एक चींटी भी अंदर आए तो पकड़ी जाए। कारा ने सब सुना, मुस्कुराया और रात को अलार्म की तार काटकर अंदर घुस गया। लेकिन लॉकर सामने था और हुनर कम पड़ा। हथौड़े से मारा, आवाजें उठी, लॉकर नहीं टूटा। पहली कोशिश नाकाम रही। अगली सुबह कारा ने एक बात नोट की, बैंक के आसपास के सारे लोग रोज 11 बजे एक दुकान पर टीवी देखने जाते थे। उस वक्त इलाका सुनसान हो जाता था। रात की चोरी का रास्ता बंद था तो दिन में चोरी होगी। हथियार की जरूरत थी। एक गुप्त जरिए से बंदूकें हासिल हुई। मुर्गेश भी टीम में वापस आ गया। 11 बजे सड़क सूनी हुई। कारा और काशी बैंक में दाखिल हुए। गार्ड को बांधा, सभी को एक कमरे में बंद किया और लॉकर खोला। इस बार ताला लगा नहीं था, पैसा सामने था। तभी दरवाजा खुला। एक नया इंस्पेक्टर अंदर आया। खाता खुलवाना था उसे, लेकिन बैंक में सन्नाटा देखकर उसे शक हुआ। कारा झट से एक काउंटर पर बैठ गया, बैंक कर्मचारी बनकर। इंस्पेक्टर ने पूछा, सब कहाँ गए? कारा ने बेफिक्री से कहा, मैनेजर साहब की बेटी की शादी है आज, सब वहीं गए हैं। गार्ड चाय पीने निकला है। काशी भी एक ग्राहक का रोल निभाता बैठा था। इंस्पेक्टर को सब सामान्य लगा और वो चला गया। कारा और काशी ने मौका देखा और रफू चक्कर हो गए। बैंक डकैती की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। मुथ्थू को खबर मिली तो उसके दिमाग में एक घिनौना आइडिया आया। उसने खुद उसी लॉकर से 2 लाख रुपए और निकाल लिए और पुलिस को रिपोर्ट दी कि 5 लाख चोरी हुए हैं। बीमा कंपनी से पूरा हर्जाना मिलेगा, ऊपर से अपनी जेब भी भरी। डीएसपी भर्तन को जब पता चला कि यह वही बंदा है जिसने उसे पीटकर जेल से भगाया था तो उसने स्केच बनवाया और कारा के पीछे पड़ गया। इधर कारा और काशी 3 लाख लेकर बैंक पहुंचे कर्ज चुकाने, लेकिन कारा चालाक था। उसने चोरी के नोट नहीं लाए थे, पास की एक साड़ी दुकान से पुराने नोट बदल कर लाया था। सीरियल नंबर मैच नहीं हुआ, 3 लाख जमा हो गए। लेकिन बैंक के कर्मचारी ने ठंडे लहजे में कहा, 1.5 लाख अभी भी बाकी है। काशी भड़क उठा, कर्ज 3 लाख का था। कर्मचारी ने छुपे हुए चार्जेस गिनाए, वही बारीक अक्षरों वाला जाल। कारा ने काशी का हाथ थामा और बाहर खींच लिया, क्योंकि उसने भर्तन को मुथू के पास देख लिया था। भर्तन ने मुथू से वो लिस्ट मांगी जिनमें हाल में बड़ी रकम जमा हुई थी, उसी से चोर तक पहुंचना था। मुथू ने लिस्ट दी, लेकिन उसमें कारा का नाम नहीं था। भर्तन हाथ मलता घूमता रहा। उधर मुथू खुद कारा के दरवाजे पर आ गया, बोला, मुझे पता है यह काम तुमने किया है। भर्तन को अभी तक तुम्हारा नाम नहीं दिया, लेकिन अब एक डील करते हैं। तुम चोरी करो, पैसा आधा आधा बांटते हैं। बीमा का पैसा वैसे भी मुझे मिल जाएगा। कारा की आंखों में आग थी। यही आदमी था जिसकी वजह से उसके पिता गए और यह डील मांग रहा है। उसने साफ मना कर दिया। मुथू ने जाते जाते एक विजिटिंग कार्ड कारा की जेब में ठूंस दिया, जरूरत पड़े तो याद करना। भर्तन होशियार था, उसने नक्शे से अंदाजा लगाया, अगला निशाना बाईपास वाली बैंक होगी। उसने अपने आदमियों को बैंक कर्मचारी बनाकर वहां बिठा दिया। कारा टीम के साथ पहुंचा। कुछ अजीब लगा। मुर्गेश को अंदर भेजा टोह लेने। मुर्गेश ने आकर कहा, थोड़ा अजीब है लेकिन ठीक लग रहा है। कारा बढ़ने ही वाला था, तभी कई पुलिस वैन सायरन बजाती निकल गई। खबर आई, पासी की बैंक में चोरी हो गई। तीनों हैरान, हम तो यहाँ खड़े हैं तो चोरी किसने की? जवाब मिला जब कारा मुथू से भिड़ा, आइडिया तुम्हारा था, काम मेरी टीम ने किया, अब तुम्हारी फोटो हर जगह है, चोरी हम करेंगे, इल्जाम तुम पर। कारा ने नया दांव खेला, बैंक नहीं, मुथू के चोरों का पैसा लूटो। वो एक होटल के बार में पहुंचा जहां मुथू के गुर्गे ताश खेल रहे थे। कारा भी खेल में घुस गया, जानबूझकर हारा, फिर दांव पर अपनी गाड़ी लगाई। उन्होंने पैसे दिखाए, कारा ने देख लिए, लेकिन मुथू ने पहले ही उन्हें अलर्ट कर दिया था। लड़ाई छिड़ गई। मुर्गेश के पेट में चाकू घुस गया, वो बुरी तरह घायल हो गया। कारा ने उसका इलाज करवाया, मुर्गेश बच गया। सैली को सब पता चल गया, वो फूट पड़ी, तुम चोरी पर चोरी किए जा रहे हो। कारा ने पहली बार दिल खोलकर कहा, असली चोर मैं नहीं, वो बैंक वाले हैं। मैं अपने पिता को अपनी जमीन में दफना भी नहीं सकता क्योंकि उन्होंने हमें लूटा। फिर माँ के पास गया, सब कुछ कहा, जमीन के लालच में आना, पिता को दुख देना, शायद उसी सदमे से उनका जाना। रात भारी थी। अगली सुबह माँ ने बेटे को गले लगाया, जो कदम उठाओ सोच समझ कर उठाओ, हम साथ हैं। एक शूटिंग सेट पर तलवार जमा करने गए तो पता चला फाइनेंस बैंक में 5 लाख रुपए उसी रास्ते से जाएंगे। कारा ने सोचा, बैंक नहीं लूट सकते, रास्ता तो खुला है। जीप पर हमला किया, पुलिस वालों को पछाड़ा
लॉकर से पैसे उड़ा लिए। भर्तन बौखला गया। उसने पूरी पुलिस फोर्स एक जगह केंद्रित कर दी। कारा की गाड़ी खराब हुई तो वो पिता के दोस्त स्वामी के घर पहुंचा और वहां देखा कि स्वामी की पत्नी की बीमारी के लिए लिया गया कर्ज, उनकी जमीन निगल चुका था। यह दर्द सिर्फ एक घर का नहीं था, पूरे गांव का यही हाल था। मुथु ने सोचा था कि पुलिस को एक जगह उलझाकर वो अपनी बैंक खुद लुटवाएगा। बीमा का पैसा अलग, चोरी का माल अलग। उसने अपने गुर्गों को फोन किया, बाईपास बैंक खाली है, अभी लूटो। लेकिन भर्तन ने मुथु को अपने साथ ले लिया था, वो चाहे न चाहे। उधर कारा ने भी यही भांपा कि पूरी पुलिस फोर्स एक तरफ है। उसने काशी को छोड़ा और अकेले निकल पड़ा। एक बैंक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कारा ने एक के बाद एक पंजाब फाइनेंस की ब्रांचें साफ कर दी। जहां जरूरत पड़ी धमाका किया और निकल गया। भर्तन के हाथ पांव फूल गए। यह आदमी है या तूफान? सारी फोर्स यहाँ है और वो वहां तबाही मचा रहा है। भर्तन एक बची हुई बैंक पर पहुंचा। सोचा यहाँ कारा आएगा। चोर आए, लेकिन यह मुथु के आदमी थे और जब भर्तन ने उनसे पूछा तो उन्होंने खुद मुथु का नाम उगल दिया। मुथु भागा, बैंक से बाहर निकला और एक ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया। अस्पताल में पड़ा मुथु अब भी धोखे से बाज नहीं आया। भर्तन को बताया कि सारी चोरी कारा ने की, मैंने तो बस एक ही थी। भर्तन सब समझ चुका था। मुथु ने उसे भी धोखा दिया था। उसने वहीं मुथु का काम तमाम कर दिया। भर्तन जैसे ही अस्पताल से बाहर निकला, नजारा देखकर ठिठक गया। बैंक के बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे। हर हाथ में पैसे थे, आंखों में राहत थी। कारा ने जो भी लूटा था वो सब गांव वालों में बांट दिया था ताकि हर घर अपना कर्ज चुका सके, अपनी जमीन वापस ले सके। और कारा उसी वक्त सरकारी अस्पताल पहुंचा अपने पिता की देह लेने। जो जमीन बैंक ने छीनी थी आज वो वापस मिल चुकी थी। उसी मिट्टी में, उसी जमीन पर पिता का अंतिम संस्कार हुआ। एक बेटे ने अपना वादा निभाया। भर्तन गुस्से में कारा के पास पहुंचा। उसे जेल में डालना था, नाम कमाना था। जब उसने बंदूक निकाली तब तक वो बंदूक कारा के हाथ में थी। कारा ने भर्तन के माथे पर नाल टिकाई और बोला, तुम्हें पता भी है असली चोर कौन था? तुम मेरे पीछे पड़े थे और वो पूरे गांव को खा रहे थे। अगर यह नहीं करता तो यहाँ का हर इंसान कर्ज में दबकर मरता। लेकिन हिसाब कभी बराबर नहीं होता। भर्तन की आंखें खुल गईं। सच उसके सामने था। उसने कारा से कहा, ठीक है, लेकिन आज के बाद ये सब बंद। दोबारा कुछ हुआ तो नहीं सोचूंगा। कारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा गांव है और मैं यहीं रहूंगा। दोस्तों, यह थी कारा की कहानी। एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने चोर कहा, लेकिन जिसने एक पूरे गांव को इंसाफ दिलाया। आपको यह फिल्म कैसी लगी? 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी और दमदार कहानियां आती रहेंगी। मिलते हैं एक और कमाल की कहानी के साथ। जय हिंद।